the hijacking of Pan Am Flight 73 is over, but the cost has been very high. It happened after the hijackers of the plane had opened fire on the ground. 5 सितंबर 1986 कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह तकरीबन 6 बजे एक वाइट कलर की वैन जिस पर सायरन और फ्लैशिंग लाइट्स लगी हुई थी तेजी से अमेरिकन एयरलाइन पैन एम फ्लाइट 73 की तरफ बढ़ रही थी। देखने पर वो बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्हीकल लग रही थी, इसलिए किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये वैन इस जहाज के पास आकर रुकती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इसमें से 4 लोग निकलते हैं और फायरिंग करते हुए जहाज के अंदर घुस जाते हैं। चंद ही सेकंड में वो इस पूरी फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कौन लोग थे, इनका असल मकसद क्या था और वो इस फ्लाइट को कहां ले जाना चाहते थे। ये शायद दुनिया की तारीख की वो अनोखी हाईजैकिंग थी जिसमें यह जहाज पूरे 17 घंटे तक कराची एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। हाईजैकर्स की लाखों कोशिशों के बावजूद ये फ्लाइट उड़ क्यों ना सकी, हालांकि पायलट्स भी जिंदा थे। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे एक 22 साला इंडियन एयर होस्टेस की हाजिर दिमागी और बहादुरी की वजह से ये हाईजैकर्स कराची से इस जहाज को 1 इंच भी न हिला सके। यही वजह थी कि बाद में उसे न सिर्फ इंडिया ने अपने सबसे बड़े पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड अशोक चक्र से नवाजा, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका ने भी उसकी करज को बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज किया। आइए जानते हैं पैन एम फ्लाइट 73 हाईजैकिंग की मुकम्मल कहानी आज की इस वीडियो में। यह फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। कराची इसका पहला ट्रांजिट स्टॉप था, जहां कुछ घंटे रुकने के बाद इसे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना होना था और आखिर में न्यूयॉर्क पहुंचना था। उस वक्त इस फ्लाइट में तकरीबन 379 लोग सवार थे, जिनमें से 360 के करीब पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर शामिल थे। इन मुसाफिरों का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ 14 मुल्कों से था, जबकि इनमें तकरीबन 44 के करीब अमेरिकी शहरी भी मौजूद थे। जैसे ही ये चारों अफराद तेजी से जहाज की सीढ़ियों पर चढ़े, वहां पर मौजूद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने इन्हें देखते ही फौरन एयरक्राफ्ट का दरवाजा बंद करने की कोशिश की ताकि किसी तरह इन्हें अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा मुकम्मल तौर पर लॉक कर पाती, हाईजैकर्स ने उसके पैरों के करीब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज और खौफ ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और यही वो लम्हा था जिसका फायदा उठाते हुए चारों दहशतगर्द बंदूकें लहराते हुए जहाज के अंदर दाखिल हो गए। इसी दौरान एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा बानोट, जो अभी तक हाईजैकर्स की नजरों से दूर थी, उसने फौरन हाईजैक कोड कॉकपिट में बैठे क्रू तक पहुंचा दिया। यह एक इमरजेंसी सिग्नल था, जिसका मतलब यह था कि जहाज अब हाईजैक हो चुका है। सिग्नल मिलते ही कॉकपिट में मौजूद पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर्स ने चंद ही सेकंड में जहाज छोड़ने का फैसला कर लिया और वो कॉकपिट की छत पर मौजूद इमरजेंसी हैच खोलकर एक स्पेशल रोप सिस्टम की मदद से नीचे उतरने में कामयाब हो गए। और यही वजह थी कि हाईजैकर्स की लाख कोशिशों के बावजूद वो इस जहाज को कराची से दोबारा टेक ऑफ न करवा सके, क्योंकि अब उनके पास जहाज तो था लेकिन उसे उड़ाने वाला कोई पायलट मौजूद नहीं था। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये हाईजैकर्स थे कौन और इनका ताल्लुक किस ऑर्गेनाइजेशन से था। बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि इन चारों का ताल्लुक एक फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन अबू निधाल से था। इनका मकसद इस जहाज को साइप्रस या इजराइल ले जाना था, ताकि वहां की गवर्नमेंट पर दबाव डालकर जेलों में कैद अपने तकरीबन 1500 साथियों को रिहा करवाया जा सके। जहाज के अंदर मौजूद इन चारों दहशतगर्दों की क़यादत 41 साला जैद हसन अब्दुल फताह सफारीनी कर रहा था, जो उस वक्त अबू निधाल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेन ऑपरेटिव समझा जाता था। सफारीनी और इसके साथी शदीद गुस्से में थे, क्योंकि पायलट्स के भाग जाने के बाद उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ चुका था। अब वो अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। क्योंकि जहाज के अंदर कोई पायलट तो मौजूद नहीं था, इसलिए सफारीनी के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था निगोशिएशन। सबसे पहले उसने फर्स्ट और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स को जहाज के पिछले हिस्से में जाने का कहा, जबकि पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को आगे बुलाया गया। जहाज मुकम्मल भरा हुआ था, इसलिए जगह कम पड़ गई और कई पैसेंजर्स को मजबूरन रास्तों और दरवाजों के पास जमीन पर नीचे बैठना पड़ा। सुबह 10 बजे के करीब सफारीनी जहाज के अंदर चक्कर लगाता हुआ 29 साला राजेश कुमार की सीट तक पहुंचा। राजेश एक कीनियन बॉर्न इंडियन सिटीजन था, जो कैलिफोर्निया में रहता था और जिसे हाल ही में अमेरिकन सिटीजनशिप मिली थी।
सफारीनी ने उसे जबरदस्ती सीट से उठाया और जहाज के अगले दरवाजे के करीब ले जाकर घुटनों के बल बिठा दिया। उसने राजेश के हाथ सर के पीछे रखवाए और उसका रुख एयरक्राफ्ट के दरवाजे की तरफ कर दिया। इसके बाद सफारीनी ने पैन एम के पाकिस्तानी ऑफिसर्स को धमकी लगाई कि अगर अगले 30 मिनट के अंदर अंदर पायलट्स को वापस जहाज में ना भेजा गया तो वो राजेश कुमार को गोली मार देगा। अभी 30 मिनट पूरे भी नहीं हुए थे कि सफारीनी का सबर जवाब दे गया। उसने सबके सामने राजेश कुमार के सर में गोली मार दी और उसकी बॉडी को एक बोरी में डालकर जहाज से नीचे फेंक दिया। नीचे एयरपोर्ट क्रू ने देखा कि राजेश की सांसें भी चल रही थीं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले यह मासूम मुसाफिर दम तोड़ चुका था। राजेश कुमार को मारने के बाद हाईजैकर्स का अगला टारगेट थे अमेरिकी शहरी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर वो अमेरिकियों को अलग कर लेंगे तो अमेरिका पर प्रेशर डालना आसान हो जाएगा। इसलिए सफारीनी ने कैबिन क्रू को हुक्म दिया कि जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर्स के पासपोर्ट जमा किए जाएं। और यही वो लम्हा था जहां नीरजा और उसकी साथी फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी जान खतरे में डालकर एक ऐसा काम किया जिसने दर्जनों जिंदगियां बचा ली। जैसे ही पासपोर्ट कलेक्ट होना शुरू हुए, नीरजा फौरन समझ गई कि हाईजैकर खास तौर पर अमेरिकन पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। उसने खामोशी से दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट्स को इशारा किया और फिर क्रू ने चुपके से अमेरिकी पासपोर्ट छुपाना शुरू कर दिए। कुछ पासपोर्ट सीटों के नीचे छुपाए गए, कुछ को मैगजीन होल्डर्स में डाल दिया गया और कुछ को तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया ताकि वो किसी भी सूरत हाईजैकर्स के हाथ न लग सके। ये सब कुछ इतनी खामोशी से किया जा रहा था कि जहाज के अंदर मौजूद अक्सर पैसेंजर्स को भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्रू दरअसल उनकी जान बचाने के लिए कितना बड़ा जुआ खेल रहा है। बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जहाज में मौजूद 44 पैसेंजर्स में से तकरीबन 43 पैसेंजर्स के पासपोर्ट इसी तरह छुपाए गए थे। यही वजह थी कि हाईजैकर्स चाहकर भी अमेरिकी शहरियों को आइडेंटिफाई न कर सके। सारे पासपोर्ट जमा होने के बाद अचानक जहाज के इंटरकॉम पर एक अनाउंसमेंट की गई, माइकल जॉन थिक्सटन प्लीज कम टू द फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी जहाज के अगले हिस्से में आ जाएं। माइकल एक ब्रिटिश सिटीजन था जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने के बाद इंग्लैंड वापस जा रहा था। उसे कराची से फ्रैंकफर्ट और फिर वहां से लंदन जाने वाली दूसरी पैन एम की फ्लाइट पकड़नी थी। जैसे ही माइकल जहाज के अगले हिस्से में पहुंचा तो उसका सामना सफारीनी से हुआ जिसके हाथ में उसका पासपोर्ट पकड़ा हुआ था। उसने माइकल से पूछा कि क्या तुम फौजी हो, क्या तुम्हारे पास गन है? माइकल ने जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद उसे अगले दरवाजे के करीब घुटनों के बल बिठा दिया गया, बिल्कुल उसी जगह जहां कुछ देर पहले राजेश कुमार को गोली मार दी गई थी। माइकल को अब यकीन हो चुका था कि अगला नंबर उसका है और अब वो जिंदा नहीं बचेगा। बाद में स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यूज में माइकल ने बताया कि उस वक्त जहाज के अंदर मौजूद कई क्रू मेंबर्स रो रहे थे, जबकि वो खुद भी जहनी तौर पर अपनी मौत के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जान बचा ली। माइकल ने सफारीनी को बताया कि उसका भाई चंद साल पहले पाकिस्तान के पहाड़ों में चढ़ते हुए मारा गया था और वो नहीं चाहता कि उसकी माँ अपना दूसरा बेटा भी खो दे। उसने ये भी बताया कि मेरे पेरेंट्स का मेरे सिवा कोई नहीं है। कई साल बाद स्काई न्यूज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में खुद सफारीनी ने यह बताया कि माइकल की इस बात ने उसके दिल पर ऐसा असर किया कि उसे इस पर तरस आ गया था और यही वजह थी कि उसने माइकल को गोली नहीं मारी। अब तक हाईजैकर्स ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनका असल प्लान तकरीबन नाकाम हो चुका है। जहाज कराची एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा था और पायलट्स गायब थे। बाहर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एयरपोर्ट को घेर रखा था, लेकिन जहाज के अंदर की सूरत-ए-हाल हर गुजरते घंटे के साथ मजीद खतरनाक होती जा रही थी। पैसेंजर्स कई घंटों से एक ही जगह पर बैठे थे और जहाज मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। दूसरी तरफ हाईजैकर्स मुसलसल पाकिस्तानी ऑफिशियल से मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि यह हाईजैकिंग उनके प्लान के मुताबिक नहीं जा रही। और फिर तकरीबन 17 घंटे गुजरने के बाद अचानक जहाज के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसने चंद ही लम्हों में हर चीज को बदल कर रख दिया। रात होते होते जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से जहाज को बिजली फ्राहम करने वाला यूनिट कमजोर पड़ने लगा था। कैबिन लाइट्स पहले हल्की हल्की मध्यम होने लगी और फिर अचानक पूरा जहाज घुप अंधेरे में डूब गया। दहशतगर्द जो पहले ही 17 घंटों की थकन, दबाव और घबराहट का शिकार थे, अचानक पैनिक में आ गए। उन्हें लगा कि शायद पाकिस्तानी फोर्सेस ने जहाज पर हमला कर दिया है। इससे घबराकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरे जहाज में चीखों पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सीट्स के नीचे छुपने लगे। कुछ पैसेंजर्स तो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े,
जबकि कई बच्चों ने खौफ से रोना शुरू कर दिया। इसी दौरान हाईजैकर्स ने जहाज के अंदर हैंड ग्रेनेड भी फेंके और चंद ही लम्हों में एयरक्राफ्ट धुएं से भरने लगा। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि गोलियां कहां से चल रही हैं और कौन जिंदा है। लेकिन इन्हीं खतरनाक लम्हों में नीरजा और दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। नीरजा खुद आसानी से सबसे पहले जहाज से निकल सकती थी, लेकिन उसने सबसे पहले पैसेंजर्स को बचाने का फैसला किया। वो एक एक करके लोगों को इमरजेंसी स्लाइड्स की तरफ भेज रही थी, खास तौर पर बच्चों और औरतों को। कई सर्वाइवर्स के मुताबिक नीरजा आखिरी लम्हे तक लोगों को बाहर निकालने में मसरूफ रही और फिर इसी दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग में वो शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग शुरू होते ही चंद ही मिनटों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जहाज के करीब पहुंच चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ पैसेंजर्स अपनी जानें बचाने के लिए इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए रनवे पर कूद रहे थे। तकरीबन 17 घंटे जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग आखिरकार खत्म हो चुकी थी। इस होलनाक वाक़े में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी और मैक्सिकन शहरी शामिल थे। लेकिन नीरजा की बहादुरी की बदौलत 350 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बच गईं। इंडिया ने उसे अपने सबसे बड़े अवार्ड अशोका चक्रा से नवाजा। पाकिस्तान ने भी उसकी करज को रिकॉग्नाइज करते हुए उसे तमगा इंसानियत दिया, जबकि अमेरिका की तरफ से भी उसकी बहादुरी को बाकायदा तौर पर ऑनर किया गया। जहां तक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों हाईजैकर्स को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया था। बाद में पाकिस्तानी अदालत ने इन्हें सजाए मौत सुनाई दी, लेकिन बाद में ये सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। इन चारों में सबसे अहम नाम जैद हसन अब्दुल फताह सफारीनी का था, जिसे बाद में अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो आज भी एक हाई सिक्योरिटी जेल में 160 साल कैद की सजा काट रहा है।